मैं नासिर हुसैन आप सबका JN रजिस्ट्रार्स में वेलकम करता हूं। ए क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मैंने 3 पॉइंट उनका मैंने क्लियर करा चुका था आपको। इसके बाद अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में है इरिगेशन। इरिगेशन होता क्या है? इरिगेशन मतलब होता है कि सिंचाई करना। सो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। कहता है क्रॉप्स में जब पानी को सप्लाई किया जाता है तो इंटरवल्स का मतलब होता है 2 टाइम्स का बीच का पीरियड। मैं मान लो अगर आपने आज खेतों में पानी डाला, हो सकता है कि आप 1 हफ्ते के बाद डालेंगे या फिर 10 दिन के बाद डालेंगे। आपने आज भी डाला, 1 हफ्ते के बाद भी डाला, तो क्या हो गया? 2 टाइम के बीच का जो 1 हफ्ता का जो ड्यूरेशन हुआ, 1 हफ्ता का जो पीरियड हो गया, उसी को हम लोग इंटरवल बोलते हैं। इसीलिए तो इसका मतलब एक दिन अगर आपने खेतों में पानी दिया तो उसके कुछ दिन के बाद आपको गैप करके फिर कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि आप 1 हफ्ते के बाद फिर से क्या होता है, आपको पानी देना होता है, उसी को इंटरवल बोलते हैं। इसीलिए जो क्रॉप्स में जो वाटर का जो सप्लाई करता है अलग अलग इंटरवल्स में, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इरिगेशन, सिंचाई करना। Water is important for proper growth and development of flowers, fruit, seeds of plants. जाहिर सी बात होगा, जब भी आप प्लांट्स को, क्रॉप्स को जब भी उगाते हैं, कोई फल की होता है, कोई सब्जियां की, तो अलग अलग तरह के क्रॉप्स को क्या होते हैं, पानी की जरूरत होती है। वो पानी क्या करता है, उनका फ्लावर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए और बीज के लिए क्या होते हैं, किसी भी प्लांट्स का बहुत ही ज्यादा ये लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। जो प्लांट्स होते हैं ना, जब भी आप देखें बड़े हरे भरे होते हैं, इसका मतलब उसमें अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होता है। लगभग कितना परसेंट? 95%। जो भी आपका पौधा रहा होगा, जब अगर आप उसको काट देंगे कुछ दिन देखने के बाद बहुत ज्यादा हरा भरा हुआ था, और जब आप काटने के बाद हफ्ता जब आप उसे धूप में रख देंगे आप तो सूख करके बहुत छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, बिकॉज ऑफ वाटर। इसीलिए प्लांट्स में जो होते हैं वो कितने 90% ऑफ वाटर का बना होता है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। कहता है जो प्लांट्स हैं वो वाटर जो है ना रूट्स के जरिए से लेता है। जब वो वाटर को प्लांट जो है वाटर को रूट्स के जरिए जो लेता है, अलोंग विद वाटर के साथ 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 में मिनरल्स भी आ जाता है, फर्टिलाइजर्स आल्सो ऑब्जर्व। ऐसा होता है, मैं मान लेता हूं आप चाय बना रहे होते हैं, चाय में आपने दूध, पानी, शक्कर, उसके बाद चाय पत्ती। कोई जिसे कि अदरक वाली चाय पसंद होता है तो वो भी अदरक भी मिक्स कर देते हैं उसमें। तब वो चाय जब अच्छे से बन जाती है तो आप उसको जब पीते हैं तो क्या हो गया, आपका पानी के साथ साथ दूध भी गया अंदर, शुगर भी, शक्कर भी, साथ में चीनी की चाय पत्ती, उसके बाद कुछ अदरक का कुछ आपका जो अंश होता है वो भी गया। इसका मतलब एक ही चीज में साथ साथ कई सारी चीजें चला गया। इसीलिए पानी के साथ साथ मिनरल्स भी चला जाता है, उसके साथ फर्टिलाइजर्स, क्योंकि अब पानी में सब मिक्स हो जाता है। जब भी प्लांट्स रूट्स के जरिए से पानी को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर मिलाता है, उसके साथ मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स और भी जो अलग अलग तरह के जो मिनरल्स होते हैं वो भी किसके साथ, पानी के साथ साथ प्लांट्स में पहुंच जाता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। कहता है जैसे कि अगर कोई किसान है, आप भी मान लीजिए अपने आप को किसान, जब भी आप अगर किसान हैं तो आप अगर अब मेज का हो या फिर गेहूं का हो या फिर सरसों का है, जब भी वो खेतों में अनाज पहले अगर गेहूं का डाल देता है, कुछ वक्त ऐसा होता है जब उस पौधे, उस बीज में से पौधे निकलना शुरू हो जाता है, उसी को जर्मिनेशन कहते हैं। जब बीज में से पौधा निकलना जिस वक्त शुरुआत होता है उन्हीं को जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन होने के लिए जब अंकुर निकलता है पौधों सीड्स में से, बीज में से जब अंकुर निकलता है, उस वक्त जो उसका उस बीज के आसपास क्या चाहिए, ड्राई कंडीशंस नहीं होने चाहिए, सूखे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मॉइस्चर होनी चाहिए। जिसमें अगर मॉइस्चर अगर होगा तो वहां पे क्या होगा, पानी चाहिए उसके लिए। इसीलिए कहता है कोई भी अगर जर्मिनेशन जो है वो ड्राई कंडीशंस में नहीं हो सकता, उनके लिए कैसे चाहिए, मॉइस्चर वाला चाहिए, या फिर उसको नमी चाहिए। वहां पे नमी किसके वजह से आएगा, पानी के वजह से। नेक्स्ट है आपको यहां एमसीक्यूज का भी एक क्वेश्चन बन जाता है, क्या जर्मिनेशन क्या ड्राई कंडीशंस में पॉसिबल है? नो, यहाँ पे आ जाएगा उसके लिए मॉइस्चर चाहिए जर्मिनेशन होने के लिए।
नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा, एनर्जी मतलब समझ लीजिए उसको, जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो पानी, जब पानी के जरिए से रूट्स जब अपने अब पेड़ पौधा क्या करेगा, रूट्स के जरिए से जब भी लेगा, जो जो न्यूट्रिएंट्स का प्लांट्स के जिस पार्ट्स में जरूरत होगी वो अपने आप वहां पे क्या होता है, पहुंच जाता है। जैसे हमारे अंदर हम भी जो भी हम खाते हैं अपना माउथ के जरिए से लेते हैं, जहां पर जिस चीज की जरूरत होती है अपने आप वहां पे पहुंच जाता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम द frost and hot air currents to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth। कहता है जो वाटर जो है ना वो भी हमें कहां से बचाता है, फ्रोस्ट। फ्रोस्ट का मतलब होता है ठंडियों के दिनों में जब बर्फीला, जब क्या होता है ओस जब भी गिरता है प्लांट्स के ऊपर, क्या होता है अब ड्रॉप टाइप का बना होता है, वो बहुत ज्यादा फ्रीज, बहुत ज्यादा ठंडा होता है। अगर पानी ना होता तो वो ठंडा इतना ज्यादा होता कि हो सकता है कि उस क्रॉप को गला दे। पानी क्या करता है, उसको मेंटेन कर देता है। और साथ में जब गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जब भी हवाएं लू, जब गर्म हवाएं बहुत तेज से चलने लगता है तो हो सकता है कि अगर खेतों में अगर पानी ना हो तो पौधे क्या हो जाए, सूखना शुरू हो जाए। जल सूखते सीखते क्या होगा, एक दिन ऐसा होगा ना कि सारे पौधे आपके क्या मर जाएंगे। इसीलिए उसमें पानी देना इतना जरूरी हो रहता है, जो कि हॉट करंट का जो एयर चलता है, जो लू चलता है, गर्म हवाएं जब चलती हैं तो वो पानी क्या करता है, उसको बैलेंस कर लेता है टेम्परेचर को, प्लांट्स को जलने नहीं देता है। और फ्रोस्ट जब ठंडा हो जाता है तो पानी भी क्या करता है, उसको सारे जो ठंडापन होता है पानी अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। वो फ्रोस्ट क्या होता है, फिर से पानी के फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है। अगर पानी ना होता तो यही होता है ना कि जब बर्फीला इलाका जहां पे होता है वहां पे धान गेहूं इस तरह की खेती नहीं होती, क्योंकि बर्फ इतना ज्यादा वहां पे गिरती है कि वो ऐसे भी सड़ गल जाएगा, वो गल जाएगा बिल्कुल। इसीलिए जब भी फ्रोस्ट जब भी गिरता है, बर्फ तो नहीं कह सकते, ओस जो कि बहुत ज्यादा ठंडा होता है, पानी उसको क्या करता है, अपना टेम्परेचर बैलेंस कर लेता है। इसीलिए ताकि कि क्या हो सके, क्रॉप हेल्दी हो सके। हॉट करंट से भी बचाता है, साथ में फ्रोस्ट भी कौन बचाता है, वाटर बचाता है। उसके बाद है फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। यही वजह है कि खेतों में पानी रेगुलर होना चाहिए। जो प्लांट जितना पानी की जरूरत पड़ती है, मतलब आपको उतना ही या किसान को उतना ही पानी देना पड़ता। अगर ना दिया जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपके क्रॉप हेल्दी फिर नहीं होंगे। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड द सीजन टू सीजन। सही बात है, हर एक प्लांट्स को पानी की उतना जरूरत नहीं पड़ता। आपको एक बात आप नोट कर लें, सबसे ज्यादा अगर प्लांट्स में, क्रॉप्स में अगर सबसे ज्यादा किसी को पानी चाहिए वो होता है पेडी, धान के खेत। धान की जो खेती होती है उसमें सबसे ज्यादा पानी का आपको जरूरत पड़ता है, राइट। सो इसीलिए कहता है टाइम फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब हो गया कि इरिगेशन जहां ज्यादा होता है, इसका मतलब ये हो गया कि उस प्लांट्स को ज्यादा पानी चाहिए। जहां पे इरिगेशन कम की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब उस प्लांट्स को कम पानी चाहिए। वो क्या होता है, वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अलग अलग क्रॉप्स जो होते हैं उसको किसी को कम किसी को ज्यादा अलग अलग चाहिए। साथ में सॉइल टू सॉइल, मिट्टी में भी फर्क पड़ता है। जहां पे मिट्टी अगर बलुआ है, मतलब कि वो बालू टाइप का है, रेतीला है, वहां पे तो उसमें क्या होगा, जहां पे बलुआ मिट्टी होता है तो वहां पे पानी की सख्त जरूरत पड़ती है। जहां पर मिट्टी प्योर हो, जहां पे बलुआ मिट्टी ना हो, वहां पे मिट्टी पानी कम चाहिए। क्योंकि मिट्टी जहां पे ज्यादा होता है वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है। जहां पे बलुआ मिट्टी होता है उसके अंदर क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम रहता है, जिसकी वजह से मिट्टी पानी क्या होता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है। और सीजन टू सीजन, गर्मियों में ठंडियों में पानी कम चाहिए, गर्मियों में ज्यादा चाहिए। ये होगी बात समझ में। ओके, नेक्स्ट है समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। जाहिर से मैंने बोला ना, गर्मियों के दिनों में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत खेतों में पड़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशन का मतलब होता है हम सिंचाई कहां कहां से कर सकते हैं। सिंचाई के लिए का मतलब हो गया आपको पानी, खेतों में पानी डालने के लिए आपको पानी कहां कहां से आप ले सकते हैं। उसका सोर्स है, उसका स्रोत जो है, पहला आपका है द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर, पहला वेल्स, कुआं, ट्यूब वेल्स, तालाब, लेक्स मतलब झील, रिवर्स नदियां, डैम्स और कैनाल्स। यही सब चीजें होती हैं जहां से हम लोग क्या पानी निकालते हैं। जैसे कि ट्यूबवेल, ट्यूबवेल में क्या हो गया, ये अंडरग्राउंड पानी की बात करता है। वेल्स ये भी अंडरग्राउंड पानी होता है, लेकिन हमेशा इन कुओं में पानी ज्यादातर नहीं रहता है। ओके, अब तो सोर्स आपको पता चल गया। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ इरिगेशन।
कि कितने तरह का इरिगेशन किया जाता है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। मैं स्टार बना देता हूं, ऐसे देखना। देयर आर टू टाइप्स, इंडिया में दो तरह के टाइप्स होते हैं इरिगेशन करने। इसका मतलब खेतों में सिंचाई करने के लिए मुल्क हिंदुस्तान में दो तरह के दो टाइप्स हैं। पहला है द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। कौन सा मेथड है? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में होता है कैटल, या आपको नाम से पता चल रहा है कि आपका ट्रेडिशनल बिल्कुल रीति रिवाज जो कि हमारे पहले पूर्वज करते हुए आ रहे थे उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। ओके, कैटल या ह्यूमंस लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। इसमें क्या होता है, जानवरों को या फिर ह्यूमंस को काम किया जाता है। जैसे हो गया कि आप एनसीईआरटी की बुक जब उठा के देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जानवरों को क्या होता है, एक कुआं रहता है, उसमें पुली बना दिया जाता है, जानवर पकड़ के उसको खींचते हैं या फिर इंसान ही उसको खींचने लगते हैं। तो इसी तरह का जो एक्टिविटी होता है जो जानवरों के द्वारा किया जाता है, खुद इंसान खुद किया जाता है, जहां पे मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसी को हम लोग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन कहते हैं, जो कि इंसान या फिर जानवरों से क्या करते हैं, उसको खींचते हैं या फिर कुएं से खुद इंसान पानी निकालते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये बहुत लेस इफेक्टिव है, ये ज्यादा काम नहीं करता एज कंपेयर टू द टेक्नोलॉजी मशीन पंप्स कंपेयर में। सो दिस मेथड्स आर चीपर। ये मेथड जो सस्ता जरूर पड़ता है लेकिन बट लेस एफिशिएंट। ये काम कम होता है, ये ज्यादा आपके लिए काफी नहीं होता है। इसका एफिशिएंट क्या होता है, कम होता है। उसमें ज्यादा आप खेती में मतलब ज्यादा पानी आप निकाल नहीं सकते, ज्यादा खेतों में एक दिन में पानी कर नहीं सकते, क्योंकि इंसान है, मशीन थोड़े ना है कि जो बस काम करता जाए। उसके बाद है द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर। इसके जो बहुत सारे जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के कई सारे हैं। जैसे कि पहला है मोट पुलिस सिस्टम, कुएं में लगा रहता है, पुलिस से लोग खींचते हैं, या फिर जानवरों को बांध दिया जाता है, बैल को आगे में खींचा जाता है। यही वजह है कि जो लाल किला है आपका न्यू दिल्ली में जो शाहजहां ने बनवाया था, जब उसमें जो नहाने के लिए जो पानी जो फव्वारे का इस्तेमाल किया जाता था तो बगल में यमुना नदी है, इसीलिए उसको घोड़े को या फिर बैल को ही वो ऊपर चढ़ा करके वो पुली से खींचते थे। जब वो पानी उठा कहाँ थर्ड फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे लेके जाया जाता था, वहां टैंकी बना दिया जाता था, तब फिर उसी से पानी आया जाता था। तो पुल सिस्टम उस जमाने में भी किया जाता था मुगलों के टाइम में। चैन पंप सिस्टम, ढेकली सिस्टम, उसके राहत या फिर लेवर सिस्टम। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे, इसी में ट्रेडिशनल मेथड में ही पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप्स क्या करते थे, उसको पानी उठाने का काम करते थे। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दिस पंप्स। उस पंप्स को चलाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता था, उसमें डीजल, बायोगैस, इस तरह के जो पंप्स लगाए जाते थे, सोलर पंप हो गया, बायोगैस हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, इस तरह का, या फिर डीजल पंप उसमें लगा दिया जाता था। तो भी अभी भी इंडिया में काम किया जाता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, अभी जो मैंने ऊपर से मैंने बोला, ये बहुत कम, ना के बराबर होता है। सिर्फ पानी पीने के लिए आज दौर में हमारे देश के कुछ कुछ अलग राज्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड में है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब हमारे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या होता है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली का मतलब सस्ता पड़ जाता है आपको, मतलब आसानी से आपको पानी कहीं पर भी जितना अमाउंट में आपको अगर पानी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। जैसे कि पहला अगर सिस्टम हो वो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, एक कुएं में एक पंप लगा दिया जाता है, उसमें बहुत सारे स्प्रिंकलर टाइप का लगा देता है। जब भी पंप ऑन करता है वो पानी कम कम फेंकता है। मेन पंप से बहुत ज्यादा पानी जाता है, लेकिन वो डिवाइड हो जाता है बहुत छोटे छोटे स्प्रिंकलर्स में। जब भी आप पार्क में देखते होंगे आज के डेट में, अगर आप कहीं शहर वगैरह में जाते होंगे तो पार्क वगैरह में क्या होता है, स्प्रिंकलर का यूज किया जाता है कि वो छोटे छोटे में घूमते घूमते रहता है, आसपास का पानी फेंकते रहता है। अब एनसीईआरटी की बुक में है, प्लीज आप उसको देख लीजिएगा एक बार।
Sprinkler. This system is more useful on the uneven land where the sufficient water is not available. ये पहाड़ों वाले जो खेती होती है, ये पहाड़ों में जहाँ पे खेतियां होती है वहां पे किया जाता है। एक ऐसा जगह इस सिस्टम का यूज किया जाता है लार्ज अमाउंट में, जहां पे कि पानी कम अवेलेबल हो। पहाड़ों पे जैसे हो गया, और सब अलग अलग शहरों में इसका सिस्टम किया जाता है ताकि कि आसान से कम पानी हो, पानी कम हो लेकिन आराम तक पौधे तक पहुंच जाए। उसके बाद सेकंड है, इसी का पॉइंट है मॉडर्न मेथड का ही, स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर द लॉन्स के लिए यूज होता है। कॉफी प्लांटेशन, जहां कॉफी की खेती की जाती है वहां पे इसका इस्तेमाल होता है, और सेवरल अदर क्रॉप्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उससे अहम और इंपॉर्टेंट बात यह है इसका स्प्रिंकलर सिस्टम का, स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर द सैंडी सॉइल। इसका मतलब यह हो गया जहां पर बलुआ मिट्टी है, तो क्या होता है ना कि अगर आप एक कैनल, एक जैसे होता है ना खेतों के बीच में थोड़ा से जमीन को ऊंचा कर दिया जाता है, गड्ढा कर दिया जाता है, उसमें पानी का पंप से पूरा गिरता है, उसी की मिट्टी के बीच में पानी होके गुजरता है। अगर वहां पे बलुआ मिट्टी ज्यादा होगा तो पानी को सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया जाएगा। जब वो पानी का अपनी तरफ ऑब्जर्व करेगा तो हमें जहां तक पानी पहुंचाना हो तो वहां पे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, आपका एफर्ट्स, आपकी मेहनत बहुत ज्यादा लग जाएगी। जहां पे सैंडी सॉइल्स होते हैं उसके लिए ये सिस्टम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पाइप के जरिए से जाता है तो पानी बाहर निकलने का कोई सवाल ही नहीं होता है, और खेतों के बीच में इसको छोड़ दिया जाता था कि चारों तरफ के नाचते हुए पानी को सारे पौधे तक पहुंचा दिया जाए। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में और एक टाइप है, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम द वाटर falls drop by drop directly near the root, so it is called drip system। अगर यहां से अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने बोला near the root, so it is called drip system। इसमें क्या होता है इसको भी आगे मैं डिस्कस करूंगा कि ये बिल्कुल ड्रिप सिस्टम में बिल्कुल ये सिस्टम होता है बिल्कुल प्लांट्स का रूट्स तक जाता है। हालांकि स्प्रिंकलर सिस्टम में हालांकि पौधे के ऊपर ही गिरता था और भी पानी चला जाता था, लेकिन इस ड्रिप सिस्टम में क्या होता है बिल्कुल पौधों के जड़ तक पानी पहुंच जाता था। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग जैसे कि हमने देखा ड्रिप सिस्टम का, मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए, और नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिप सिस्टम का, वो है इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। फ्रूट प्लांट्स, फलदार जो पौधे होते हैं उनको, जो फलदार पौधे होते हैं उनको, और साथ में जो गार्डन्स बगीचे होते हैं, और साथ में जो ट्रीज बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो उनको जड़ तक पहुंचाने के लिए यह एक आसान तरीका में से एक है। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम का, द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें जो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, वाटर सिस्टम जो होता है ना वो प्लांट्स तक ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब उसका बूंद बूंद तक पानी पहुंच जाता है, उसका पानी बर्बाद नहीं होता है। एंड वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें जरा सा भी पानी का बूंद भी क्या नहीं होता है, बेकार नहीं होता है। तो आपको ऑप्शन में दे सकता है कि ड्रॉप टू ड्रॉप, और पानी जिसमें बर्बाद ना हो वो कौन सा एजुकेशन सिस्टम में आता है, वो आपका कौन सा आएगा, ड्रिप सिस्टम में। अब नेक्स्ट है इट इज अ बोन इन रीजन्स वेयर एबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। यह एक वरदान है, एक जो ड्रिप सिस्टम है यह एक ऐसा जगह के लिए वरदान साबित हुआ है, ऐसी जगह के लिए जहां पर वाटर एबिलिटी क्या हो, कम हो, जहां पे वाटर एबिलिटी पुअर हो, कम हो, उस जगह में यह बहुत करके हेल्पफुल साबित होता है, ऐसी जगहों के लिए जहां पर पानी कम हो। सो आपका एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे एमसीक्यूज का कि बताइए कौन सा ऐसा है, इट इज बूंस रीजन्स के लिए जहां पे पुअर एबिलिटी ऑफ वाटर है, उसके लिए बूंद मतलब क्या वरदान साबित कौन सा सिस्टम होता है, वो होता है ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है वो है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। मतलब वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन इन अ क्रॉप। जिस जगह हम खेती करते हैं वहां पे जंगल छोटे छोटे, जैसे कि धान का खेती हो, वहां क्या होता है कि छोटे छोटे जंगल उठ जाते हैं। गेहूं का हो, आप कोई सा भी क्रॉप उठा के देख ले, जब हम उस तरह की खेती, जैसे कि हमने मक्का की खेती किया, उसमें साथ क्या होता है, जंगल झाड़ उग जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। वीड्स क्या होता है,
हम लोग कैसे वीड्स को खेतों को प्लांट्स को कैसे हम प्रोटेक्ट हम उनसे बचा सकते हैं, वीड से कैसे हम खेतों में उगने से बचा सकते हैं। ये तो नेचुरली है, ये नेचुरली उग जाता है, उसको इनके हमें बचाना होता है। वीड्स इन अ फील्ड मेनी अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रोन नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। मैंने वही बोला कि खेतों में जब इन अनडिजायरेबल प्लांट्स का मतलब जो अपने आप नेचुरली उग जाता हो, उन्हीं क्रॉप के साथ साथ में खुद उग जाता हो, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। यही जो मेरा अनडिजायरेबल होता है, जो हम नहीं चाह के भी फिर भी हो जाता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं, जंगल झाड़ कहते हैं। उसको अच्छे से देख लिए। उसके बाद है नेक्स्ट है द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड द वीडिंग। जो प्रोसेस होता है वीड्स को हटाने का, जंगल झाड़ को खेतों में से अलग करने का जो प्रोसेस होता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कॉम्पेट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। जैसे कि ऐसे मान लीजिए कि एक रूम में है, एक प्लेट है, एक प्लेट में अगर 2 लोगों की खाना है, अगर 3 और आ जाए, टोटल हो गए 5, लेकिन एक प्लेट में 2 ही लोगों का खाना है, अगर उसमें 3 और एक्स्ट्रा आ जाए, टोटल हो गए 5, क्या किसी का पेट भरेगा? उसमें से नहीं भरेगा। उसी तरीका से हम जो न्यूट्रिएंट्स या फिर मैन्योर हम खेतों में जो भी हम लोग खाद या पदार्थ डालते हैं, तो हम प्लांट्स के हिसाब से डालते हैं। जब इसमें से वीड्स जब उसमें से उठ जाता है, तो वीड्स को क्या चाहिए, जो उसमें हम लोग डालते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो भी हम डालते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट, इसको भी चाहिए। हम जितने भी तरह के मैन्यूर वगैरह चाहे डालेंगे, तो उसमें से वीड्स क्या करेगा, वीड्स भी लेगा उसमें से। वीड्स लेकर के क्या होगा, वीड्स भी ग्रो होना साथ में प्लांट्स के साथ साथ शुरू हो जाएगा। लेकिन स्पेस भी चाहिए उसको और लाइट भी चाहिए। अगर जब जंगल बहुत ज्यादा खेतों में हो जाएगा, तो प्लांट्स को क्या नहीं मिलेगा, अच्छे से लाइट नहीं मिलेगी, जितनी चाहिए उसको उतनी जगह चाहिए फैलने के लिए, अब प्लांट्स को वो नहीं मिलेगा। साथ में न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी चाहिए वो भी नहीं मिल पाएगा, तो क्रॉप क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए वीडिंग को हटाना इतना जरूरी है, नहीं तो कॉम्पैक्ट विद द क्रॉप के साथ साथ ये भी उगेगा, और जो भी लाइट, स्पेस और न्यूट्रिएंट्स जो भी एक प्लांट्स को चाहिए उसको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, तो वो क्रॉप खराब हो जाएगा। इसीलिए वीडिंग करना क्या तो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है thus they affect the growth of crops। अगर इनको, अगर हमने वीडिंग को, अगर वीड्स को अगर हमने नहीं हटाया, तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉप्स को ग्रोथ में रुकावटें बन जाएगा। नेक्स्ट है some weeds interfere even in the harvesting and may be poisonous for animals and human being। क्या होता है, जब हम लोग पेस्टिसाइड वगैरह डाल भी देते हैं खेतों में, पेस्टिसाइड वगैरह हम लोग जब डाल देते हैं, तो जंगल कभी कभी वीड्स नहीं मरता, कोई कोई ऐसा वीड्स, कुछ ऐसा वीड्स बच जाता है। जब हम लोग प्लांट काटते हैं, तो वो वीड्स भी उसमें शामिल हो जाता है, सारे नहीं, कुछ। जब हम हार्वेस्ट करते हैं अनाजों में से, मतलब पौधों में से जब हम अनाज अलग करते हैं, तो वीड्स उसमें कभी कभी आ जाता है। वो वीड्स क्या होता है, कभी कभी पॉइजन, जहर की तरह काम करता है जानवरों के लिए भी। अगर हमने वो अनाज अगर जानवरों को अगर हमने खिला दिया, तो उसके लिए भी करेगा, और वही अनाज अगर कोई इंसान अगर खा लिया, तो वही वीड्स किसकी तरह काम करेगा, जहर के भी तरह काम कर सकता है। यहाँ पे लिखा है वो है सम वीड्स, नॉट ऑल। ओके, नेक्स्ट है फार्मर्स एडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। कई सारे किसान जब वीड्स पैदा हो जाते हैं, तो जो कि जहर की तरह काम कर सकता है, तो उनसे बचने के लिए किसान कई तरह के स्टेप्स को उठाते हैं, जिनसे कि वीड्स को कंट्रोल कर सके, ताकि उसको हटा भी सके और फिर कंट्रोल कर सके कि भाई उस प्लांट्स में किसी भी तरह का वीड्स ना रहे। तो इसीलिए वीड्स को हटाने के लिए किसान कई सारे कदम उठाते हैं। पहला है टिलिंग करना, एक हिसाब से जोतना होता है, टिलिंग या फिर प्लफिंग करना। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अप रूटिंग एंड किलिंग वीड्स। ऐसा होता है, खेती करने से पहले हम लोग जब भी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, खेत को पहले जोतना होता है। जब भी मैं मान लेता हूं कि अभी फिलहाल एक
अनकल्टिवेटेड खेत है, बिल्कुल प्लेन है, हमने उससे पहले क्या पौधा डाला, बिल्कुल खाली जमीन है, उसमें क्या छोटे छोटे जंगल आ जाते हैं, तो वो जंगलों क्या सबसे पहले टीलिंग या फिर जोतना पड़ता है। जब भी उसमें जोतता है तो वो क्या करते हैं, जो जंगल झाड़ के जो रूट्स वगैरह होते हैं, जड़ वगैरह, वो ऊपर आ जाते हैं। जब ऊपर आ जाता है सूरज की रोशनी की वजह से, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से वो क्या हो जाता है, सूखने लग जाते हैं। तो उसी हिसाब से कह रहा है टीलिंग जो वो क्या करता है, सोइंग, पहले खेत में किसी अनाज को बोने से पहले सबसे पहले टीलिंग करना पड़ता है। वो टीलिंग करने से क्या होता है, अप रूटिंग क्या होता है, जड़ जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, या फिर उसमें कुछ पेस्टिसाइड वगैरह छींटने से क्या होता है, जो वीड्स का जड़ होता है या वीड्स होता है वो क्या हो जाते हैं, मर जाता है। इसी टीलिंग में द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। अब सबसे पहले अगर टीलिंग करने का जो होता है तरीका, उस वक्त होता है, हम सबसे अच्छा जो बेस्ट टाइम होता है, हम लोग किसको, रिमूवल ऑफ वीड्स। ऐसा नहीं है हमने कि अब हमने क्या किया, उसमें टीलिंग कर दिया, अनाज को हमने बो दिया। जब भी धान का, धान हो या फिर गेहूं हो, तो गेहूं को जब आप बोने के बाद, जब उसमें से दाना या फिर फल आने से पहले ही हम लोग क्या, रिमूवल ऑफ वीड्स कर देते हैं, राइट। धान का खेत हो, मेज का खेत हो, सारे खेतों में हटाया कम ही जाता है। मेज का खेतों में या मक्का का खेत में क्या करता है, उसके फ्लावर, फूल आने से पहले या फिर उसमें बीज आने से पहले, बीज मतलब फल आने से पहले ही हम लोग क्या करते हैं, वीड्स को रिमूव कर देते हैं। या फल आने के बाद अगर हम करेंगे तो नुकसान हो सकता है पौधे का, अगर उसका जड़ वगैरह कट गया, तो जब उसमें फल आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि जड़ किसी तरह से कटना नहीं चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर उसका हिफाजत से करना पड़ता है। इसीलिए जड़ फ्रूट्स आने से पहले ही आप रिमूवल ऑफ वीड्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फार्मर दूसरा कदम ये उठाते हैं, मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल का मतलब होता है इंसान हाथों से ही ज्यादातर खेती का मतलब वीड्स को हटाने का काम करते हैं। मैनुअल रिमूवल में आ जाता है, द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकली रिमूवल। फिजिकली का मतलब होता है किसान हाथों से ही, आप खुरपी ले ले, ऐसे कई सारे औजार होते हैं जिनके जरिए से खेत को क्या, देसी के भाषा मतलब खेत को कमाने के लिए गए हैं, इसका मतलब खेत को में से वीड्स को हटाते हैं वो खुद से, ये फिजिकली रिमूवल है, इसको याद रखना है। ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग या कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। वो इस हिसाब से खुरपी से काटते हैं कि वो वीड्स का जड़ को उखाड़ देते हैं या फिर उसको जड़ से ही काट देते हैं, और प्लांट्स को बचा बचा के। फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये क्या होता है, टाइम टू टाइम करना पड़ता है। कई सारे खेतों में अगर हम लोग मेज का खेती देख लें या फिर जूट का खेती कर लें, उसको लगभग 2 या 3 बार उसमें से हमें क्या करना पड़ता है, मैनुअल रिमूवल करना ही पड़ता है वीड्स को हटाने। कम से कम एक खेती में 2 से अधिक या 2 या 3 बार क्या करते हैं, हटाना पड़ता है वीड्स को, तभी पौधे अच्छे से उग पाएंगे। नेक्स्ट है, इट इज डन बाय द खुरपी एंड सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। इन्हीं मैनुअल रिमूवल में आ जाता है कि आप लोग खुरपी का इस्तेमाल करते हैं, किसान तो हाथ लेकर के क्या करते हैं, खुरपी से ही खेतों को कमाने, मतलब कि उसमें से जो वीड्स होते हैं उसको हटा देते हैं। और साथ में और एक चीज का यूज करते हैं जिसका नाम है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल को भी इस हिसाब से करते हैं ताकि कि वीड्स को क्या, ये सीड ड्रिल वीड्स को जड़ से नहीं काटते हैं, बल्कि वीड्स को जड़ को उखाड़ देते हैं, ताकि कि धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, या फिर रूट्स को उखाड़ने के बाद पेस्टिसाइड डालने के बाद वो क्या हो जाता है, मर जाते हैं वीड्स, ये होता है। अब तीसरा कदम किसान क्या उठाते हैं, वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स का मतलब होता है जंगल झाड़ को मारने वाली दवाई। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग certain chemicals are called weedicides। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए किसान किसी केमिकल का इस्तेमाल करता है, उस केमिकल का नाम है वीडीसाइड। एग्जाम्पल कौन कौन सा है वीडीसाइड का, 2,4-D नाम है वीडीसाइड का, डालापोर, मेटाक्लोर और मेटाक्लोर एंड बूटाक्लोर, ये सब के सब क्या है, वीडीसाइड्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वीडीसाइड में है, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स।
ये खेतों में क्या होता है, पानी में अभी मैं बताऊंगा ये क्या होता है, स्प्रे किया जाता है पानी में, उसको मिक्स करके। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, कहीं कहीं सॉलिड फॉर्म में भी होता है, मोस्टली सब क्या लिक्विड फॉर्म में होता है। वो पानी में मिक्स करने के बाद उसको स्प्रे जो मशीन होती है, स्प्रे मशीन में वो खेतों में क्या कर दिया जाता है, उसको स्प्रे कर देता है, जिसकी वजह से वीड्स मर जाते हैं। नेक्स्ट है दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये जो वीडीसाइड्स होते हैं ये किसी भी तरह से प्लांट्स को नुकसान नहीं करता है, वो सिर्फ वीडीसाइड्स को या फिर वीड को मारता है। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द स्प्रेड। अब वीडीसाइड्स को पानी में मिला दिया जाता है, जहां से कि वो क्या करता है और स्प्रे, जब भी उसको पानी में मिक्स कर दिया जाता है उसी को फिर क्या करते हैं, खेतों में स्प्रे कर दिया जाता है, ताकि कि खेतों में हर एक पौधा तक आसानी से पहुंच जाए। कम ही अमाउंट में स्प्रे करना पड़ता है ताकि वो कम अमाउंट में लगे, क्योंकि ये कॉस्टली होता है, इसीलिए उनको अब पानी को मिक्स कर दिया जाता है ताकि कि हर सारे पौधे में पहुंच जाएगा। अगर ये ज्यादा यूज कर देगा तो भी प्लांट्स के लिए नुकसान है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसान है। अगर वीडीसाइड्स को अगर प्लांट्स में अगर ज्यादा दे दिया जाए तो प्लांट्स के लिए तो नुकसान है ही, मिट्टी के लिए भी नुकसान है, हमारे पर्यावरण के लिए भी नुकसान है, इसीलिए उसमें पानी मिला के दिया जाता है। These weedicides are spread during the vegetative growth। वो डाले वीडीसाइड्स को, मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी मैंने बता दिया था कि वीडीसाइड्स को हम उस वक्त खेतों में डालते हैं जब वीड्स क्या हो, वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब कि बहुत अच्छे से, अभी शुरुआत में नहीं करना है, जब अच्छे से वो हो जाता है तभी हम वीडीसाइड्स को इस्तेमाल करते हैं, ताकि कि अगर बार बार वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, खेती खराब हो जाएगी, मिट्टी भी खराब होगा और पूरी तरीके से मरेगा भी नहीं। जब वीड्स अच्छे से ग्रो हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, उसके बाद इसको क्या करते हैं, वीडीसाइड्स को इस्तेमाल करते हैं। बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, फिर से मैं कह रहा हूं यहाँ पे फ्लावरिंग या फिर सीड फॉर्मेशन होने से पहले ही वो वीड्स जल्दी उग जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, वीडीसाइड्स स्प्रे करके वीड्स को मार दिया जाता है। नेक्स्ट है स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्टेड द हेल्थ। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है ये कि क्या वीडीसाइड्स क्या इंसान या फिर फार्मर्स का हेल्थ अफेक्ट करता है? यस, करता है। तो आपका स्प्रे ऑफ वीडीसाइड्स, जब को वीडीसाइड्स को स्प्रे किया जाता है तो वो फार्मर्स का फार्मर का हेल्थ पर ये असर डालता है, बुरा असर डालता है। इसीलिए जब भी इसको किया जाता है तो अच्छे से अब माउथ किसी कपड़े से नाक को मुंह को अच्छे से ढक लिया जाता है, हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन लेने चाहिए, तभी उसको वीडीसाइड्स को स्प्रे करनी चाहिए खेतों में। नेक्स्ट है, इसी में एबीसीडी कर रहा हूं वीडीसाइड में ही। वीडीसाइड में आ जाता है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का मतलब होता है विच केमिकल्स यूज टू किल पेस्ट। पेस्ट को मारने के लिए किसको, पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। इंसेक्टिसाइड, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए विच केमिकल्स यूज टू किल द इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, इंसेक्टिसाइड का। यह इंसेक्टिसाइड में क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड पेस्टिसाइड। अगर इंसेक्टिसाइड हो गया, फंगिसाइड हो गया, रोडेंटिसाइड हो गया, इन तीनों चीजों को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड के ही बारे में हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग पेस्टिसाइड भी कहते हैं। अब हम लोग फिर आगे का कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। हमने 5th पॉइंट को बहुत अच्छे से हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे 6th पॉइंट। 6th पॉइंट है वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई करना। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई करना। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। क्रॉप जब मैच्योर हो जाता है, क्रॉप मतलब फसल जब अच्छी तरह से उग जाता है, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है किसानों के लिए जो कि कटाई का टाइम होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग। सो जब क्रॉप अच्छे तरीके से मैच्योर हो जाता है, क्रॉप अच्छे से उग जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग इट इज यूजुअली टेक्स 3 to 4 months। तो किसी भी प्लांट्स को उगने में, मैच्योर होने में, पूरी तरीका से एक फसल को तैयार होने में कितने 3 से 4 महीने का टाइम लगता है फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। वही बात मैंने बोला, किसी भी फसल को तैयार होने में 3 से 4 महीना लगता है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैन्युअली बाय सिकल या मशीन कॉल्ड द हार्वेस्टर। क्या होता है जब फसल तैयार हो जाता है खेतों में ही, तो उसको फिर कटाई का काम जो होता है हम किससे करेंगे? या मशीनों से करते हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा आजकल मशीनें आ जाती हैं, मशीन से कर सकते हैं, या फिर जो छोटे छोटे गांव में जो किसान होते हैं ना, हसिया बोलते हैं जिसे हम लोग सिकल बोलते हैं, हसिया से उसकी कटाई की जाती है, उसी को हम लोग हार्वेस्टर बोलते हैं। सो पौधों को, मेच्योर प्लांट्स को या क्रॉप्स को काटने के लिए जिस औजार का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं सिकल, और जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उनको हम लोग कहते हैं हार्वेस्टर। सो हार्वेस्टर हमारा जो दो तरीका से हो गया, एक सिकल और मशीन के द्वारा, एक सिकल या फिर मशीन को यूज करते हैं जो प्लांट्स को काटने में, हमें इन्हीं दोनों चीजों को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर बोलते हैं। जिनसे हार्वेस्टर का मतलब ही होता है एक ऐसा वस्तु या चीज या फिर औजार जिनसे हम प्लांट्स को या फिर क्रॉप्स को कटाई करते हैं। नेक्स्ट है थ्रेशनिंग। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड द थ्रेसिंग। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि धान का खेती है, जब हम धान को नीचे से काटने के बाद जब पूरा एक फसल ही रहता है, उन फसलों में से जब हम दाना निकालते हैं उसे हम लोग थ्रेशनिंग करते हैं। क्या करते हैं? थ्रेशनिंग कर करके, चाफ का मतलब होता पॉल से जब हम धान को अलग करते हैं तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं थ्रेशनिंग। ये सिर्फ धान में नहीं होता है, गेहूं में भी होता है, मक्का में भी होता है, सरसों में भी होता है। लगभग सारे क्रॉप्स को जब हम लोग उसके पूरे पौधे से जब हम उसको अनाज को अलग करते हैं, उन्हीं पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पूरे प्रोसेस को हम लोग थ्रेशनिंग बोलते हैं। ये थ्रेशनिंग जो है, दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन। जाहिर सी बात है, इंसान तो उतना कर नहीं सकता, ह्यूमन लेबर पहले किया जाता था। अभी कहीं कहीं गांव में धान को, स्पेशली में धान की मैं बात करता हूं, तो उसे लोग हाथों से थ्रेशनिंग करते हैं, जमीन में पटक कर या फिर कोई चीज रख करके धान का जो पॉल होता है उनका एक तरह से राउंड अप करके इतना मोटा बांध लेता है उसके धान को, इतने सारे पौधे के एक साथ, उसके बाद फिर पटकना शुरू कर देता है किसी चीज पर रख करके। लेकिन ये सब बहुत ट्रेडिशनल मेथड था, अब वो लगभग खत्म हो चुका है। तो थ्रेशनिंग हम लोग किसके द्वारा करते हैं? आज के लोग थ्रेशर मशीन के द्वारा करते हैं, उन्हें हम कंबाइन कहते हैं। कंबाइन क्या होता है? एक तरह से थ्रेशनिंग होता है जिसमें वो सारे प्रोसेस लगा रहता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, अब पौधे को उसके जब वो मैच्योर प्लांट्स होता है, या धान की मैं एग्जांपल लेता हूं, धान को हम जब काटने के बाद जब मशीन में डालते हैं तो धान अलग हो जाता है, उसके साथ में जो रिमेनिंग जो वेस्ट होता है या फिर फोडर्स होते हैं जो कि जानवरों के खिलाने में इस्तेमाल होता है, वो अलग हो जाता है। उन्हीं सारे थ्रेशनिंग को क्या बोलते हैं? कंबाइन बोलते हैं। इन्हें में सब कुछ को अलग अलग कर लिया जाता है, वेस्ट को अलग कर लिया जाता है, और उन फसल में से जो दाने होते हैं उसको अलग कर लिया जाता है। विच इज इन फैक्ट ऑफ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर, जिसे हम थ्रेशर भी कहते हैं और साथ में हम हार्वेस्टर भी कहते हैं उन्हीं मशीन को। अब नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग का मतलब होता है कि प्लांट्स में से एक तरह से उसको होता है छानना। विनोइंग का मतलब हो जाता है एक हिसाब से छानना, कि भाई हम हस्क से या फिर चाफ में से ग्रेन्स को या फिर अनाज को अलग करना, उन्हीं को हम लोग विनोइंग कहते हैं। विनोइंग क्या तो छोटे लेवल पे होता है। फार्मर्स विद द स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड, एक ऐसा किसान जिनकी एक छोटी सी खेत हो, डू द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन एंड चाफ बाय द विनोइंग। विनोइंग से क्या करते हैं? ग्रेन को और चाफ को उस फसल में से अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटे किसान होते हैं, उसके बाद उतने पैसे या फिर मेहनत उसको पैसे नहीं होते हों उतना ज्यादा, क्योंकि उसकी फैमिली इतने लोग काम करने वाले होते हैं कि हाथों हाथ उनका काम हो जाता है। विनोइंग, सो विनोइंग किसके जरिए से होता है? वो हाथों के जरिए से ही उन लोग अपना काम कर लेते हैं। इसमें थ्रेशर या फिर कंबाइन का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट 7वां पॉइंट हमारा है वो है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है जब अनाज को, पौधों में से जब अनाज को अलग कर लिया जाता है तो उसे फिर क्या करता है? स्टोर किया जाता है। स्टोर में हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो भी फसल में से जैसे ही अनाज का मतलब होता है धान, गेहूं,
मक्का, सरसों, जब भी उन प्लांट्स में से जब भी अनाज को अलग किया जाता है तो तो स्टोरेज करते हैं। जैसे भी उस हमने प्लांट्स में से जब भी हम अनाज को अलग करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको स्टोर करना पड़ता है। जब भी स्टोर करने से पहले जब भी अनाज निकलता है वो मॉइस्चर होता है, नमी होता है, उसमें तो पानी का अमाउंट ज्यादा होता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स या सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड या अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज या फिर जर्मिनेशन। और कहता है अगर हम लोग बिना सुखाए हुए जैसे ही प्लांट में से अनाज को निकाला उसको हम डायरेक्ट अगर स्टोर कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, और बीज जो है या फिर अनाज है इस हिसाब से खराब हो जाएगा कि वो हमारा इस्तेमाल के लायक नहीं होगा। क्योंकि जैसे हम उसको अनाज को जैसे ही हम क्रॉप में से अलग करते हैं तो उसमें मॉइस्चर होता है, सबसे पहले हमें उसे सुखाना पड़ता है। अगर हम बिना सुखाए हुए अगर करें तो हमें क्या होगा, बिना काम का नहीं होगा, कुछ ही महीनों के बाद उसमें फंगस, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स लग करके वो क्या सड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले हार्वेस्टर जैसे ही हमने अनाज को किया तो स्टोर करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं। बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड। स्टोर करने से पहले कोई भी फसलों को स्टोर करने से पहले या फिर अनाज में होगा ज्यादा अच्छा रहेगा। जो भी अनाज हम लोग पौधों में से निकालने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से सुखाया जाता है इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। और इसलिए सुखाते हैं ताकि उसमें जितने भी मॉइस्चर्स हो वो क्या, नमीपन वो हट जाए। सूरज में ही हम लोग सुखाते हैं, मोस्टली सूरज की रोशनी में ही। दिस प्रिवेंट्स द अटैक्ड बाय इंसेक्ट। ये इसलिए किया जाता है, अगर हम लोग सुखा देते हैं तो हमें इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े से हमें क्या होगा, निजात मिलेगा। उसमें कीड़े मकोड़े उतने नहीं लगेंगे, ना ही तो कीटनाशक मतलब नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ा मकोड़ा उसमें नहीं लगेगा, बैक्टीरिया नहीं लगेगा, और साथ में फंगी भी नहीं लगेगा जब हम लोग अनाज को सुखा लेंगे अच्छे तरीका से। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन द जूट बैग्स या मेटल बीन्स। कहते हैं जब ये सारे को सुखाने के बाद जब भी अनाज अच्छे तरीके से सूख जाता है उसको हम स्टोर करने के लिए हमें क्या, बोरी या फिर कट्टे में, किसके, जूट के बने हुए कट्टे में, या फिर मेटेलिक बीन्स होता मतलब मेटल का, लोहे का या फिर मेटल जैसा चीजों का एक चैम्बर बना दिया जाता है जहां पर अनाज को जमा किया जाता है। जैसे कि लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज। सिलोस क्या होता है, स्टोरेज। जब बड़े किसान होते हैं उनकी, जो छोटे किसान के कंपेयर में बड़े किसानों की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो उनकी खेती होती है तो जाहिर सी बात होगी उसके अनाज ज्यादा होंगे, तो उतना ज्यादा वो कट्टे में या फिर मेटालिक बीन्स छोटे छोटे होते हैं, तो उनसे बड़ा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलोस बोलते हैं। जहां पे लार्ज स्केल पे अनाज को इकट्ठा किया जाता है, सिलोस कहिए या फिर ग्रैनरीज कहिए। तो अनाज भंडारा जिसे हम कहते हैं, अनाज घर में इतने सारे को बहुत अच्छे से क्या कहते हैं, उसको स्टोर किया जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट लाइक चूहे हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, अलग अलग चीजों के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चूहे हो गए, इंसेक्ट हो गए, इन सब से बचाने के लिए उसको इन सब चीजों में रखा जाता है एक लंबा समय के लिए। फिर ड्राइड नीम्स लीव्स आर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अगर जब छोटे लेवल पे जब हम घरों पे रखते हैं इन सब चीजों को, तो नीम का पत्ता, सूखा हुआ नीम का पत्ता हम लोग उसमें अनाज में डाल देते हैं ताकि कि उससे किसी भी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना लगे जिनके वजह से अनाज खराब हो जाए। नाउ कम्स टू द पॉइंट नंबर 8। 8 पॉइंट में क्या होता है, आप लोग आते हैं इंप्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन। अब थोड़ा सा हम लोग बुक के हिसाब से अब हम थोड़ा सा आगे, हमारा थोड़ा सा एक कदम आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे जबकि बुक्स में इतना ज्यादा इसके बारे में मेंशन किया हुआ नहीं, फिर भी इसको पढ़ाना जरूरी हो जाता है। इंप्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन को हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन को किस हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खेती हो। प्लांट्स ब्रीडिंग इज अ मेथड टू इंप्रूव द जेनेटिक मेकअप ऑफ क्रॉप सो दे आर इकोनॉमिकली मोर यूजफुल। कहता है जो लोग पैसे कमाने के लिए खेती करते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, प्लांट्स ब्रीडिंग,
प्लांट्स को ब्रीडिंग का मतलब होता है एक प्लांट्स लिया, दूसरे प्लांट्स लिया, उन दोनों को आपस में कंबाइन करके या फिर उन लोग आपस में ब्रीडिंग करा करके एक तीसरा नया पौधा तैयार करते हैं, जिनके जरिए से उनकी उपजाऊ ज्यादा हो। उनका उपजाऊ जब ज्यादा हो, मेहनत कम हो, लागत कम हो, मुनाफा ज्यादा हो, तो इसीलिए कौन करते हैं ये सब काम? ये वो लोग करते हैं जो कि इकोनॉमिकली, जो आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहता है, जो पैसे कमाना चाहता है, वो ब्रीडिंग सिस्टम को ज्यादा इस्तेमाल करता है। किसका ब्रीडिंग सिस्टम? प्लांट्स का ब्रीडिंग सिस्टम। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एक प्लांट दूसरे प्लांट्स को कंबाइन करता है, हाइब्रिड। अभी मैं बताऊंगा कि हाइब्रिड क्या होता है। तो इनको जब दोनों को मिला के जब तीसरा नया पौधा तैयार करता है तो उनकी उपजाऊ ज्यादा होता है। जो नया जो जब बनता है नया वाला, उसको जब खेतों में अप्लाई किया जाता है, जब खेती किया जाता है, तो उसमें लागत थोड़ा सा कम होता है और मुनाफा ज्यादा होता है। तो उन्हीं तरीका से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन में इंप्रूव करते हैं। किसके? प्लांट ब्रीडिंग के जरिए से। और ब्रीडिंग या क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स in order to incorporate the desirable qualities of both parents in offspring is known as hybridization। हाइब्रिड क्या होता है? या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बोला। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, ब्रीडिंग या क्रॉसिंग बिटवीन टू क्रॉप, अलग अलग तरह का आप क्रॉप लीजिए, उसको आपस में ब्रीड कराते हैं या फिर उसमें क्रॉसिंग कराते हैं। उसके जरिए से जो तीसरा नया पौधा तैयार होता है वो हमारे डिजायरेबल क्वालिटीज का मतलब हो जाता है। आपको जो चाहिए था, आपको जिस तरह का प्लांट्स चाहिए था, उन्हीं में ये क्या इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल हो जाता है। जिस तरह के आप प्लांट्स चाहते थे, उस नए प्लांट्स बनने में क्या हो जाता है, ये शामिल हो जाता है। और बोथ पेरेंट्स इन ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स का मतलब हो गया कि एक पौधा दूसरे पौधे, ये दोनों क्या हो गए? पेरेंट्स कहलाते। जब तीसरा नया पौधा बना, उसी को हम लोग उसके ऑफ स्प्रिंग कहेंगे, कुल मिलाकर के उसके बच्चे बोलेंगे। दो पेड़ से बना हुआ तीसरा नया पेड़ है या फिर पौधा है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। जैसे कि इन दोनों से बेटर क्वालिटी होगा तीसरे वाले के, जिसे हम ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। इन्हीं सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझ लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। जब दो अलग अलग तरह के क्रॉप्स को जब आपस में क्रॉसिंग या फिर ब्रीडिंग कराने के बाद उनसे जो नया पौधा होता है, उनकी उन नया पौधे को जो डिजायरेबल क्वालिटीज जो आपको चाहिए, जो कराते हैं किसान, उनको जो मुनाफा करने के लिए उसका जो क्वालिटीज उसमें शामिल होते हैं, ताकि कि बोथ पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग, मतलब दो नए पौधे पेरेंट्स हो गए, जो नया तीसरा बना वो ऑफ स्प्रिंग जो बनते हैं नया वाला, उनसे जो भी फायदे होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड से ही, द हाइब्रिड सो प्रोड्यूस कुड बी बेटर यील्डिंग। जो हाइब्रिड क्या हुआ रहता है वो ज्यादातर क्या होता है? यील्डिंग, मतलब उपजाऊ ज्यादा होता है। जैसे मैंने बोला ना, लागत कम मुनाफा ज्यादा। तो इसीलिए जो भी हाइब्रिड किया हुआ क्रॉप्स होंगे वो बेटर यील्डिंग, ये उपजाऊ बहुत ज्यादा होता है और कंपेयर टू और सब प्लांट से। और रेजिस्टेंट भी होता, सॉरी यील्डिंग डिसीज रेजिस्टेंट, इसमें क्या बीमारियां कम होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो और सब प्लांट्स में थोड़े से जो नुकसान होते थे उनसे, तो इनसे क्या होता है? डिसीज रेजिस्टेंस होते हैं, इसमें बीमारी रोकते हैं। ड्रफ्ट रेजिस्टेंस, ड्रफ्ट का मतलब होता है सूखा पड़ जाता है या फिर कहीं अकाल पड़ जाता है। तो इन सारी चीजों में क्या होते हैं? इतना ज्यादा उस तरह का मतलब क्वालिटी होता है नेचुरली जब होता है कि जो कि थोड़ा सा पानी के अगर कम भी रह जाए तो उसमें क्या होता है? उपजाऊ वगैरह थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इसलिए बढ़िया है। अब इसके नुकसान भी है। नुकसान क्या है हाइब्रिड करने का? हाइब्रिडाइजेशन प्लांट्स का नुकसान ये है कि द डिसएडवांटेजेस कैन बी प्रोवाइड लेस फॉडर। लेस फॉडर का मतलब ये हो गया, इसमें अनाज ज्यादा होता है। फॉडर का मतलब होता है जो चारा होता है, इसके जो जानवरों के फॉडर होते हैं, जानवरों के जो खाने वाले जो चारा होता है, वो चारा क्या होता है? कम होता है, फॉडर कम होता है। लेकिन रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स,
फर्टिलाइजर्स के उसमें अमाउंट ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो पौधे और सब पौधे के हाइब्रिड पौधे जो होते हैं ना, नॉर्मल पौधे के कंपेयर में वो ज्यादा उपजाऊ होता है, उसको ज्यादा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स या फिर एनर्जी, हाइब्रिड पौधे को एनर्जी चाहिए। एनर्जी का मतलब हो गया न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलता है, फर्टिलाइजर से मिलता है। तो फर्टिलाइजर हाइब्रिड पौधे में ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू द जो नॉर्मल पौधे होते हैं। वीडिसाइड्स भी इसमें ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें वीड्स भी मतलब जंगल झाड़ भी ज्यादा होते हैं, तो उसमें भी क्या चाहिए, वीडिसाइड्स भी ज्यादा चाहिए। और साथ में पेस्टिसाइड्स में भी मतलब के कीड़े मकोड़ों को मारने वाली जो दवाई होंगे वो भी इसमें ज्यादा चाहिए। सो इसके डिसएडवांटेजेस मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट इन्हीं में है इंप्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन में, ये होता है मिक्स्ड क्रॉप। मिक्स्ड क्रॉप, मिक्स्ड क्रॉप का मतलब से ही आपको पता चल गया होगा, ग्रोइंग ऑफ 2 या मोर क्रॉप्स टुगेदर इन द सेम फील्ड फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड द मिक्स्ड क्रॉप। एक ही खेत में बहुत सारे जब बहुत ज्यादा जब खेत होते हैं तो उन्हीं में एक से या 2 से ज्यादा प्लांट्स को उगाया जाता है एक ही टाइम पे, ताकि कि उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। अगर उन फसलों की प्रोडक्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात होगी मुनाफा भी ज्यादा होगी। तो इसीलिए मुनाफा ज्यादा करने के लिए तो किसान क्या करते हैं, मिक्स्ड क्रॉप कर लेते हैं, ताकि कि उनकी मिक्स्ड क्रॉप में उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो उनका भी सोर्स ऑफ इनकम या फिर उनका जो मुनाफा है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं उसको देख लेते हैं। जो है इंप्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन का जो लास्ट पॉइंट है वो है लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच फर्टिलाइजर्स सीप इनटू वाटर बॉडीज इज नोन एज लीचिंग। फर्टिलाइजर्स जो कि पानी में अच्छे से मिल जाता है, मिक्स हो जाता है और पानी के साथ बहना शुरू हो जाता है, वो खेत के हर कोने तक, हर जगह तक आसानी से पहुंच जाता है, उन्हीं को हम लोग लीचिंग कहते हैं। फर्टिलाइजर्स सूखे में नहीं डाला जाता, जब पानी उसमें डाल दिया जाता है उसके बाद फर्टिलाइजर्स को डाला जाता है, ताकि फर्टिलाइजर्स पानी में मिक्स हो करके हर कोने में, हर तरफ और हर पौधे के जड़ तक आसानी से पहुंच जाए, उन्हीं को लीचिंग बोलते हैं। जब फर्टिलाइजर्स किसमें, वाटर बॉडीज के साथ मिल जाता है, बहता है खेत के चारों कोने तक, उसी को हम लोग कहते हैं लीचिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो है नाम से ही पता चल रहा है कि पशु पालन करना, या फिर इसे हम लोग एनिमल रियरिंग भी कहते हैं, पशु पालन करना। एनिमल रियर्ड एट होम या इन फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर, केयर। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry। कहते हैं जब जानवर को, रेयर का मतलब होता है पशु को पालना। आप पशु को आप घर में भी, जानवर को आप घर में भी पाल सकते हैं, या फिर फार्म में, या फिर आप एक ऐसी जगह पालते हैं जहां पर उनको आप प्रॉपर क्या देते हैं, फूड देते हैं, शेल्टर, और पशु के लिए घर बनाते हैं, और साथ में उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। When this is done on a large scale, याद रखिएगा लार्ज स्केल। जब पशु को पाला जाता है, जानवरों को जब पाला जाता है, आप घर में भी हो, फार्म में हो, तो इन सब जगहों में जब इनको पालते हैं, इसको प्रॉपर फूड दिया जाता है, शेल्टर घर बनाया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है लार्ज स्केल में, तो उसी को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री डील्स द ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक फॉर फूड। कहते हैं कि जानवर को जब हम लोग पोल्ट्री फार्म करते हैं तो उसमें से मुर्गियों से क्या, मुर्गी से हम लोग वहां अंडा का पैदावार होता है, उस अंडे से क्या होते हैं, कुछ चूजे भी निकलते हैं। वो सिर्फ मुर्गियों में नहीं होता है, पोल्ट्री में नहीं होता, बल्कि वैसे आपका बकरियां, भैंस, गाय, इन सब चीजों को ब्रीडिंग किया जाता है, ताकि कि उनसे जितना ज्यादा, एक जानवर से जब भी जितना ज्यादा जानवर हो सके, उसको कई सारी यूजफुल, कई सारी चीजों में हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि उनको स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएट विद द हार्वेस्ट सीजन आर, और इनका जो हार्वेस्ट सीजन होता है एनिमल हस्बेंड्री के, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली,
नबाया एंड बिहू, इन सब चीजों में होता है। अब इसको जो हम लोग जो यूज करते हैं एनिमल हस्बेंड्री एज अ मीट के भी तौर पे यूज करते हैं। आप चाहो तो आप मिल्क का जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है हमारे किस पे डिपेंड करता है, वो एनिमल हस्बेंड्री में है। जितने भी हम लोग आज का मीट आज जो भी खाते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, वो एनिमल हस्बेंड्री में होता है। या फिर जो लोग डेयरी का प्रोडक्ट, इससे पहले मैंने जो बोला कि डेयरी का प्रोडक्ट है, दूध है, बटर है और उसके साथ चीज है, तो पनीर है, तो इन सारी चीजें कहां से मिलता है, हमें यहीं से हमें उसे रिसीव करता है, हमें यहीं से मिलता है। सो 10th और लास्ट पॉइंट ये है, फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और हम लोग किस तरह का फूड्स जानवरों से लेते हैं, जैसे कि एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। जो मिल्क एनिमल जो होता है वो कौन सा होता है, एक ऐसा जानवर जिनसे हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। जैसे कि मैंने ऊपर ही मैंने कहा फिश इज गुड फॉर हेल्थ। और जो इन्हीं को जो जानवर है उनमें से जो फिश है वो हेल्थ के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 और प्रोटीन और विटामिन हमें मिलता है। नेक्स्ट, वी गेट कोल्ड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। जो मछलियों में होता है ना, लिवर कॉड ऑयल होता है, लिवर कॉड ऑयल होता है, ये मछलियों में पाया जाता है। इसमें कौन सा विटामिन डी होता है, ह्यूमन बॉडी के लिए, मानव शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है आपका फिश में, जो कि ये ऑयल मछलियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, द रियरिंग एंड द ब्रीडिंग ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड द पीसी कल्चर। याद रखें, इसको एमसीक्यूज का एक सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि भाई पीसी कल्चर किसे बोलते हैं, रेयरिंग ऑफ फिश या फिर फार्मिंग ऑफ फिश। नेक्स्ट है, द रियरिंग ऑफ बी ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड द एपीकल्चर। सो एपीकल्चर किसकी खेती को बोलते हैं, मधुमक्खी को जब बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में जब उसको रेयरिंग की जाती है, उसको जब पाला जाता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है, horticulture is a branch of agriculture that deals fruits, vegetables, flowers and ornamental plants। जो हॉर्टिकल्चर है, किसको ब्रांच को हम लोग बोलते हैं, वो एग्रीकल्चर का ब्रांच है। इसमें हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स भी आ जाता है, वेजिटेबल्स भी है, फ्लावर्स भी है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी है। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 आज हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद मैं आपका कुछ मैं क्वेश्चंस में लेकर के आऊंगा। थैंक यू।